गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में लैमार्क वाद की अवधारणाएं और लैमार्क वाद के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लैमार्क वाद की आलोचना के बारे में अध्ययन करेंगे। लैमार्क वाद की आलोचना लैमार्क वाद की अवधारणाओं पर आधारित है, जिसमें लैमार्क वाद की प्रथम अवधारणा थी बड़े होने की प्रवृत्ति। तो लैमार्क वाद की समालोचना में लैमार्क वाद की प्रथम अवधारणा के अनुसार जितने भी जीव होते हैं उनमें तो बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन विकास के कालानुक्रम के अनुसार धीरे धीरे जो जीव होते हैं उनमें कद, लंबाई और अंगों में विकास धीरे धीरे कम होता गया। ये लैमार्क वाद की समालोचना में प्रथम अवधारणा थी तथा दूसरी अवधारणा वातावरणीय दशाओं का सीधा प्रभाव है, जिसकी समालोचना के बारे में ये कह सकते हैं कि यदि हम लोग चाहें तो पक्षियों के पंख लगाकर कितना भी प्रयास कर लें उड़ने के लिए, तो हम लोग उड़ नहीं सकते हैं। लैमार्क वाद की तीसरी अवधारणा होती है अंगों के कम या अधिक प्रयोग। लैमार्क वाद की तीसरी अवधारणा कुछ हद तक तो सही है, लेकिन बहुत हद तक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण न मिलने के कारण ये गलत भी सिद्ध हुए हैं। सही अवधारणा के बारे में ये कहा गया है कि जैसे अंगों के अधिक प्रयोग, अर्थात हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि लोहार के हाथों की पेशियाँ हमेशा ही सुविकसित, सुगठित और मजबूत होती हैं। अर्थात लोहार अपने हाथों की पेशियों पर अधिक बल देता है, अर्थात अधिक वर्क करता है, काम करता है, जिससे उसकी पेशियाँ जो होती हैं वो अत्यधिक मजबूत हो जाती हैं। और दूसरा उदाहरण ये है कि खरगोश में पाए जाने वाले कर्णपल्लों, अर्थात उसमें जो पिन्ना होते हैं उनमें मूवमेंट की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। चौथी अवधारणा लैमार्क वाद की उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत है। ये सिद्धांत पूर्णतया कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है जिसके कारण पूर्णतया गलत सिद्ध होती है। जिसमें पहली पॉइंट होती है अंधे माता पिता के बच्चे पूर्ण रूप से अंधे नहीं होते हैं। अर्थात किसी कारणवश माता पिता अंधे हो जाएं तो उनकी अगली पीढ़ी अर्थात उनके संतानों में अंधापन नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल अभी हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग तीसरी अवधारणा के बारे में पढ़े थे कि अंगों के अधिक प्रयोग, अर्थात लोहार अपने हाथों की पेशियों पर अत्यधिक बल देता है, जिससे उसके हाथों की पेशियाँ अत्यधिक मजबूत हो जाती हैं। लेकिन चौथी अवधारणा अर्थात उपार्जित लक्षणों की वंशागत, अर्थात जो लोहार के हाथों की पेशियाँ विकसित होती हैं ये वंशागत होनी चाहिए, लेकिन ये अवधारणा पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि लोहार अपने हाथों पर अत्यधिक बल देता है, जोर देता है, जिससे उसकी पेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। लेकिन ये मजबूत पेशियाँ जो होती हैं वो लोहार के हाथों के केवल दैहिक द्रव्य में होती हैं, ना कि जननिक द्रव्य में होती है। अर्थात ये जीन में ना परिवर्तित होकर के सीधे दैहिक द्रव्य में पाई जाती हैं, जिससे जो मजबूत पेशियाँ होती हैं वो सिर्फ लोहार तक ही सीमित रह जाती हैं और उनके संतानों में नहीं पहुँच पाती हैं। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि लोहार के हाथों की पेशियाँ जितनी मजबूत होती हैं
उतनी उनके बच्चों में नहीं पाई जाती हैं। दूसरी अवधारणा यह है कि वर्तमान समय में जो चीन होते हैं, चीन, वहाँ पे जन्म से ही लड़कियों के पैर में लोहे के जूते पहनाए जाते हैं जिससे उनके पैर छोटे हों, लेकिन अगली पीढ़ी में पैर उतने ही लंबे हो जाते हैं। अगली अवधारणा होती है कि भारत में बालिकाओं के नाक और कान छेदने की प्रथा है, अर्थात ये उपार्जित लक्षण जो होते हैं वो अगली पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं, जिससे लैमार्कवाद की चौथी अवधारणा जो होती है ये कुछ एग्जाम्पल्स के कारण, उदाहरण के कारण गलत सिद्ध होते हैं। लैमार्कवाद की आलोचना में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है बेजमान। बेजमान लैमार्कवाद के जो सिद्धांत हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनको गलत सिद्ध करते हैं अपने कुछ उदाहरणों द्वारा। एक नंबर के प्रश्न भी आते हैं कि लैमार्कवाद के सिद्धांत को गलत सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो लैमार्कवाद सिद्धांत को गलत सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक प्रमुख रूप से बेजमान हैं। बेजमान ने अपना प्रयोग चूहे पर किए थे। उन्होंने चूहे की 21 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ को काटते रहे और देखते रहे कि आने वाली पीढ़ी में पूंछ खत्म हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में 21 पीढ़ी तक अध्ययन करने के बाद भी उन्हें ये प्राप्त हुआ कि पूंछ खत्म होने के बात तो अलग थी, उनकी लंबाई तक ना घटी। ये लैमार्कवाद के सिद्धांत हैं। लैमार्कवाद की उदाहरण और लैमार्कवाद की समालोचना और लैमार्कवाद की आलोचना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग डार्विन्सवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।